सारथी। हर जगह महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी, पूरी तरीके से किसानों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। हमने लोगों को रोजगार दिया, वो रोजगार खत्म कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ईमानदार है लेकिन गवर्नेंस नहीं है। ऑक्सीजन की देखिए मशीनरी है। यादव जी के आदेश पे हम सारे लोग सिर के बल खड़े हुए थे। अगर एक भी दूसरी पार्टी के लोग कुछ बांटते हुए दिख जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे अगर आप हिंदू वोट से जीत सकते हो तो आप जीत लो। साथियों जय हिंद। साथियों इस वक्त आप हैं एक के न्यूज के खास प्रोग्राम भौकाल टाइट है। जी हाँ, भौकाल टाइट है, लेकिन किसका 2022 में किसका भौकाल टाइट है हमारे बीच में देखना। ये बीजेपी के लोग खड़े हैं, यहाँ पर बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर AIM के भी लोग हैं। हम बात करते हैं इनसे कि आखिर किन किन मुद्दों पर किसका किसका भौकाल टाइट है, क्योंकि हर पार्टी ये बात करती है कि आने वाले 2022 में वो सरकार बनाएंगे। वहीं जो मौजूदा सरकार है वो दावा करती है कि सरकार उनकी बनेगी, क्योंकि उनका कार्यकाल जो रहा है वो जनता के हित में रहा। सबसे पहले शुरुआत हम जो सत्ता पक्ष के ही लोगों से करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेकर उनको ये यकीन है कि आने वाले 2022 में सरकार उनकी बनेगी। जी बताइए। हम पहले भी संकल्प पत्र के साथ 2017 में उतरे थे, ना भ्रष्टाचार न गुंडाराज, हम देंगे स्वच्छ सरकार, और हमने वह संकल्प पत्र पूरा किया है। सर्व समाज की जो व्याख्या होती है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, उसको लेकर के हमने पूरा किया है। उसी मुद्दों के आधार पर हम फिर से 2022 में 350 के पार जाएंगे। 2022 350 के पार जाएंगे। मुद्दा वही है, संकल्प जो इन्होंने दिया था उसी को, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, गुंडा राज है वो मुक्त सरकार होगी। क्योंकि सरकार जब बनी थी तो यही मुद्दा था कि जो समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार थी, जो गुंडा राज वहां पर कहा जाता था, उन पर इल्जाम थे, उसी को खात्मे की बात की थी। हम समाजवादी पार्टी के जो लीडर उनसे बात करते हैं, महिला विंग की जो नेता, इनसे बात करते हैं। बताइए, जिस तरीके से ये इल्जाम लगता था कि गुंडा राज चलता है समाजवादी पार्टी में, उसको खत्म करने की बुनियाद के ऊपर बात के लेकर वो बीजेपी सरकार बनी थी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि इन लोगों ने ये बताया कि ये अपने संकल्प पत्र के साथ आए हैं और गुंडा राज नहीं है। वो गुंडा राज अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में एक महिला की साड़ी खींची जाती है, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाता है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा गुंडाई और कुछ हो नहीं सकती है। जिस तरीके से पसगवां में ये जो घटना हुई है, और लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपमानित हो रही हैं, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, और उसके बाद भी ये लोग जब ये बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं और गुंडाई नहीं हो रही है, तो हमारा मानना है कि महिलाएं जो आधी आबादी है, इस सरकार को पलटने का बहुत बड़ा काम महिलाओं के ऊपर है, और महिलाएं ही सरकार को पलटने का काम करेंगी। महिलाएं सरकार को पलटने की बात करेंगी। सत्ता पद से यहाँ पर देखिए बीजेपी की नेता हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन, हम इनसे बात करते हैं। महिलाओं की बात हुई, अभी ये बात उठाया कि किस तरीके से पसगवां कांड हुआ, उसमें महिला के साथ में जो घटना हुई, क्या कहना चाह रहे हैं? उस घटना को पूरा तो प्रूफ नहीं दिया जा सकता है, और सख्त से सख्त कार्रवाई हुई, और हमारे योगी सरकार में महिलाओं को जितनी सुरक्षा मिली है और जितना सम्मान मिला है शायद किसी सरकार ने दिया है। ये प्रूफ है, आप लोग देख रहे हो, हमारी महिलाओं को हर जगह सम्मान मिल रहा है। कोई भी योजना अगर हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश या जो भी हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वो हमें हर जगह महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जा रहा है, और उनकी सारी बात सुनी जा रही है। उन्हीं के नाम से सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। 2022 के चुनाव में महिलाओं का मुद्दा लगातार सामने आ रहा है। अभी पीछे बीते दिनों प्रियंका गांधी ने ये बात कही कि जो उनकी पार्टी है वो अपनी पार्टी में महिलाओं को टिकट के आरक्षण करेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट। हम देखिए जो यहाँ पे कांग्रेस की लीडर हैं कोमल सिंह, हम इनसे बात करते हैं। बताइए, क्या महिलाओं के मामले में आपका क्या कहना है? अभी उत्पीड़न की बात हुई, उसके बाद साझेदारी की बात हो रही है। साझेदारी की बात जो आपने कहा है उसको मैं कहना चाहती हूँ कि जब से देश आजाद हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, तब से महिलाओं का सम्मान बराबर कांग्रेस पार्टी में रहा है। और जो आज स्कीम चल रही है बाल पुष्टाहार की, वो महिलाओं की है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जो पंचायती राज में किया गया, महिलाएं जो आगे आई, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। उस बात को लेकर के हमारी प्रियंका गांधी उतरी हुई हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे, महिलाओं को 40% आरक्षण भी देंगे, और महिलाओं के लिए तमाम सारी स्कीम भी लागू करेंगे। अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी बताती हैं केंद्र में आप,
और तो किस तरीके से बीजेपी के मुकाबले के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरीके से जमीन पर हैं, लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, बीजेपी लगातार बीजेपी के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसको उठा रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी 2000? रणनीति ये रहेगी कि हम झूठ और सांच की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने जो काम किया है वो सब सामने है। वो सारे नाम बदल करके, चाहे वो राशन का हो, वो भी मनमोहन सिंह ने हमारी कांग्रेस पार्टी में शुरू किया, तो आज वो उसका प्रचार कर रहे हैं। हमने गैस दिया, हमने सिलेंडर दिया, वो सब नाम बदल करके आज महंगाई पे ला करके उतार के खड़ी कर दिए हैं। जो हमने लोगों को रोजगार दिया वो रोजगार खत्म कर दिए हैं। उसको वापस लाने के लिए हम बात कर रहे हैं, उसी बात पर लेकर के हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक जो महंगाई की बात को उठाई, महंगाई की बात लगातार समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, और इसी बात को लेकर इनका अखिलेश जी का एक रथ निकल रहा है। रथ पर लगातार इसी तरीके की बातें हो रही। यहाँ पे हम जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, आप बताइए कि महंगाई के मामले में आपका क्या कहना है? पूरे देश में महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पे है, इसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी की हमारी 2012 से 17 की सरकार रही, उस सरकार में महंगाई रही हो, चाहे विकास के कार्य रहे हो, चाहे सुरक्षा की बात रही हो, सब पे हमारी पार्टी ने काम किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया माहौल बना करके छोड़ा था। उस माहौल को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। भुगतान नहीं हुआ, हमारी सरकार आएगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से किसानों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी, पार्टी और सरकार काम करेगी। किसानों के साथ खड़ी रहेगी। अभी दैवीय आपदा आई थी, खास करके अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर इससे काफी प्रभावित हुआ था। इल्जाम ये है, विपक्ष लगा रहा है कि यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न हुआ है। किसानों का उत्पीड़न हुआ है किस तरीके से? क्योंकि किसानों के साथ होने की बात करते हैं, भुगतान की भी आप बात करते हैं, तो किस तरीके के ये जो आरोप 2017 से 22 तक आप उठा के देखेंगे, गन्ने का पेमेंट सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गन्ने का पेमेंट हुआ है। तथा उस हर जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति गरीब खड़ा है, उसकी पार्टी पूरी तरह से चिंता कर रही है। आपने भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में देखा, जो दुनिया के देश जो पॉपुलेशन में सबसे कम होते थे, आज उनकी तुलना कर ली जाए भारत के पास जब कोई साधन नहीं होता था, वेंटिलेटर नहीं होते थे, ऑक्सीजन मशीनें नहीं होती थी, आज अब भारत आत्मनिर्भर होकर के दुनिया में खड़ा है। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हमने यहाँ से दाग दी है कि आज हिंदुस्तान सबसे मजबूत देश और जिस तरह सुरक्षित हुआ है। 2 साल हर गरीब को कोई भूखा ना मरे, उसको हमने गल्ला देने का काम किया। लगातार उसके लिए सरकार चिंतित रही। लगातार देश उपलब्धियों में दुनिया में छू रहा है। लगातार भारत एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। लगातार भारत एक नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। बताइए कि जो लगातार ये बात होती है कि किसानों का उत्पीड़न होता है, किसानों का उत्पीड़न कहीं नहीं हो रहा। ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तब ये इस तरीके के मुद्दे उठाए जाने लगते हैं। अगर किसानों की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान, किसान सम्मान निधि दी, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। और हर जगह महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी, पूरी तरीके से किसानों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। हमने लोगों को रोजगार दिया, वो रोजगार खत्म कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ईमानदार है लेकिन गवर्नेंस नहीं है। ऑक्सीजन की देखिए मशीनरी है। यादव जी के आदेश पे हम सारे लोग सिर के बल खड़े हुए थे। अगर एक भी दूसरी पार्टी के लोग कुछ बांटते हुए दिख जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे अगर आप हिंदू वोट से जीत सकते हो तो आप जीत लो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात करते हैं, अभी आपके सामने वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा ने कई सवाल खड़े किए। महंगाई पर, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी थी उस पर सवाल खड़े किए, और मौजूदा वक्त में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया है जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसकी बात की। कोरोना काल में जो यहाँ के प्रतिनिधि थे, वो जनप्रतिनिधि, वो नदारत थे, उन पर सवाल उठे। हम सीधे जो सत्ता पक्ष की पार्टी उन्हीं से बात करते हैं, इन सब चीजों का जवाब लेते हैं। ये एक इल्जाम लगा आपके ऊपर कि जब अभी कोरोना था तो आप लोग नदारत थे, जो कहीं नदारत थे ही नहीं। अगर कोई दिखा धरातल पे, अगर कोई दिखा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखी, कार्यकर्ता दिखे और जनप्रतिनिधि दिखे, और घर घर जा करके हम लोगों ने राशन और भोजन और उनकी समस्याएं को सुना, और घर में बना के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जा के उनकी
दुख और सुख में उनकी समस्याओं को सुना। रही बात ऑक्सीजन की देखिए मशीनरी है, ये तो है नहीं उसमें जनता, उसमें हमारा मंत्री और या हमारे कोई कार्यकर्ता थोड़ी घुस जाएंगे। कभी कभार फॉल्ट किसी चीज में आती है, उस फॉल्ट को हम लोग दुरुस्त कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पहले से घोषित था कि फेज 2 आएगा, उसमें इस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। तो अभी जिस तरीके से बात की, गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नेंस नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता नहीं, प्रशासन कहीं विफल नहीं रहा और न हमारे पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अभी जब थोड़े दिन पहले हमारा कोरोना का समय था तो कोई पार्टी के न जनप्रतिनिधि दिखे और न कार्यकर्ता दिखे। सिर्फ दिखे पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के ही कार्यकर्ता दिखे और हमारे पार्टी के सभी लोग घर घर जाकर। गवर्नेंस भी कोई समस्या नहीं है। ये एक पलटवार हुआ है जिसमें कहा गया है कि जब कोरोना था तो कोई भी विपक्षी पार्टी का आदमी मैदान में नहीं था और अब इस वक्त सवाल करने के लिए जरूर खड़े। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी से कि जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि अब सवालों के घेरे में उस वक्त को खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जब कोरोना था तो ये लोग कहाँ थे? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। जो पार्टी की सरकार ही झूठ पर खड़ी हो, उनसे आप सच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना काल में ये सब साथ खड़े हुए थे। ये सरासर झूठ इसलिए है कि जो सबसे बड़ा नेता देश का प्रधानमंत्री है, जब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में एक भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग खत्म हो गए पूरे भारतवर्ष में, और उसके बाद आज ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के ऊपर। तो ये सच्चाई ये है कि विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष बिल्कुल नदारद था। ये हर कोई जानता है कि विपक्ष के लोग अस्पतालों से लेके नर्सिंग होम से लेके लोगों के पास दवाइयां पहुंचाना, खाना पहुंचाना, हमारी समाजवादी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ने पूरे सारे जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे नेता का आदेश था, अखिलेश यादव जी के आदेश पे हम सारे लोग इस सिर के बल खड़े हुए थे। इनका कहना अखिलेश यादव के एक आदेश के ऊपर सिर के बल खड़े थे और बाकायदा लोगों तक पहुंचे। आप बताइए, नहीं दिखे? आप बताइए, आपको एक इनकी पोस्ट दिखा दी जाए, हम परमानेंट ये लोग नदारत रहे। आज जो है इलेक्शन का समय आ गया है तो आप सभी लोग आ गए हैं कि मैं भी इलेक्शन में हूँ, और अभी मेरे पार्टी में आज तक एक दाग तो लगा नहीं, बस यही लगा दिया। लेकिन जबकि योगी सरकार जितना सक्सेसफुल और अपना अच्छा से अच्छा दे रही है, शायद कोई सरकार देगी न दे पाई है न देगी, कभी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना काल में मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता सड़कों पर दौड़ रहा था। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उस समय की अगर न्यूज़पेपर देख लीजिए, अगर एक भी दूसरी पार्टी के लोग कुछ बांटते हुए दिख जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर दूसरी पार्टी के लोग अगर सड़क पर आए हों और कोई कटिंग दिख जाए तो इस्तीफा दे। गवर्नेंस की बात हो रही है तो यहाँ गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा हम ये सबूत देना चाहते हैं कि आधार कार्ड दिखा के राशन दिया गया है एक एक घर का। जिसने भी फोन कर दिया कि मेरे पास राशन नहीं है, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के लोग, ये सब पहुँच के उन परिवारों में आधार कार्ड दिखा के राशन बांटा। आधार कार्ड दिखाकर राशन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिखाकर राशन कार्ड दिया कोरोना काल में। देखिए हमारे बीच में देखिए कांग्रेस पार्टी है। एक बार फिर आप बताइए कि क्या केंद्र में देश की राजनीति में आप विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं? अब जो सामने बात आ रही है कि जैसे बता रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए किसानों को दिया जा रहा है, तो 2-2 हजार रुपए के किसानों को देने से क्या भला हुआ? हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी 14 के पहले ही सारे लोगों का कर्जा माफ किया, कर्जा मुक्त पूरा देश हुआ। आज वो देश फिर जो है कर्जा से लद गया है। तो हम तो ये देख रहे हैं, और अभी जो कोरोना की बात हुई है, कोरोना आप लोगों ने खुद ही प्रसारण किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एमपी रहे हैं, वो गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहे थे कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिला। उस समय हमारी प्रियंका गांधी बराबर ऑक्सीजन का जो है वो सप्लाई करा रही थी, और बराबर कांग्रेस के कार्यकर्ता बंडलों बांध करके बोरियों में लोगों को किट और राशन पहुँचा रहे थे। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो जब कोरोना था तो लगातार राशन लोगों को पहुंचा रही थी और उनके पास पहुंच रहे थे। हमारे साथ में AIM है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी साहब का वो नाम है जो लगातार सुर्खियों में है। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता की बात हो लेकिन ओवैसी की साहब की बात के बगैर वो अधूरी रहती है। आप बताइए कि आप लगातार, आपके नेता केंद्र के अंदर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के राजनीति के जो लीडर है, उनको घेरने की बात करती है, क्या बुनियादी आपकी बात है?
हमारी सबसे पहली बात, ये समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और हमारे पास इस वक्त 75 जिलों में हमारा संगठन मजबूत हो चुका है। हमने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया हुआ है और मौका पड़ा तो इंशाल्लाह 200 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग चुनाव। लेकिन लगातार आप पर यह आरोप लगते रहे हैं कि आप बीजेपी की बी पार्टी है, आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए आते। तो इन आरोपों से जो आरोप आपके साथ साए की तरह चलते हैं, उनका किस तरीके से आप जवाब देंगे? समाजवादी महाराष्ट्र में क्या लेने गए थे? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, किसको फायदा पहुंचाया? वहाँ बिहार में 130 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे 2015 के अंदर, किसको फायदा पहुंचाने गए थे आप? यूपी की बात करिए, बसपा और सपा मिल गए थे, बुआ बहुआ मिल गए थे, क्या हुआ? 15 सीटें टोटल आप लोग जीत पाए, जिनमें से 10 बसपा जीती, आप तो 5 जीते। आपके मुख्यमंत्री अपनी बीवी को चुनाव नहीं जिता पाए, अपने भाई को चुनाव नहीं जिता पाए। और दूसरी चीज ये है कि जो आजम खान, जिनको अपने बड़े अब्बा बोलते थे, उनके लिए एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता है कि हिंदू उनसे नाराज हो जाएगा। अरे अगर आप हिंदू वोट से जीत सकते हो तो आप जीत लो। लेकिन आप पर आरोप है कि आप सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं। कौन कहता है मुस्लिम की बात करते? सारी विपक्षी पार्टी एक ही बात कहती है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ एक समुदाय को लेकर बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, गुजरात के गोधरा में हमारा मेयर है जिसका नाम नवजीत सैनी है, वो भी हिंदू समाज से आता है। अगर हम लोग भेदभाव करते होते तो नवदीप सैनी हमारे मेयर नहीं होते गोधरा के अंदर। गोधरा वही वाला गोधरा, भाजपा लोग मालूम से गोधरा वाला है, उसी गोधरा में हमारा मेयर इस वक्त है। अब इंशाअल्लाह हम लोग यूपी के बाद गुजरात की तैयारी है। तो क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार आपके आने के बाद? जी परिवर्तन बिल्कुल होगा, क्योंकि भाजपा सरकार हर मामले में नाकाम रही है। गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, महंगाई भ्रष्टाचार सब बढ़ा हुआ है। कोई भी ऑफिस में बिना रिश्वत, टेबल के नीचे से रिश्वत लिए काम नहीं होता है। और दूसरी चीज है कि अपराधियों का संरक्षण जो पहले समाजवादी पार्टी क्या करती थी 2017 से पहले, अब वो सारे अपराधी भाजपा में आ चुके हैं। बड़ी बात कही एआईएम के यहाँ पर जो युवा जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देती चली आ रही थी, उसी तरीके से बीजेपी अब उन्हीं गुंडों को, जिन पर वो गुंडों का एक लेबल लगाती थी, उनके साथ में आकर उनके पाप धुल जाते हैं। और उनके साथ ये बताइए कि लगातार ये बात आती रही है कि आप लोग चाहे जितना दागदार आदमी हो, हाँ। वो आपके पास आकर वो सही हो जाता, धुल जाता है। हमारी पार्टी में इतनी शक्ति ही है कि जो आएगा वो सही अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि योगी जी का देखते हो बुलडोजर कैसे चलता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गलत काम करे। लेकिन पुराने इतिहास, जो पुरानी हिस्ट्री है, उसको किस तरीके से आप खत्म करेंगे? क्या राजनीतिक चश्मा लगाकर, राजनीतिक कवच लगाकर, जिस तरीके से बात होती रही अभी तक कि कई लोगों के आपराधिक मुकदमे तक खत्म कर दिए गए? नहीं, कहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी तो ऐसा कहीं कोई मिलाए ढूंढा ही नहीं गया कि। चलिए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी पर भी यही आरोप है कि जब उनकी सरकार होती तो गुंडों को संरक्षण देते हैं, बताइए। जैसा कि आपने अभी देखा, बहुत लोग बोल रहे हैं, विपक्षी दल के और प्रमुख सत्ता दल के लोग, तो हमें नहीं लगता समाजवादी पार्टी ने कभी किसी गुंडे को संरक्षण दिया हो। देखिए बदायूं में डीपी यादव का टिकट काट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डीपी यादव जैसे गुंडे को हटाने का काम किया था। और आम जनमानस के जो कार्य हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की आप रीतियां देख लीजिए, चाहे 102 रहा हो, चाहे 108 रहा हो, चाहे आपके शहर को 4 लेन से जोड़ने का काम रहा हो। हम तो ये कहते हैं विपक्षी दल से कि अगर वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के विकास में मुद्दे से हमसे बात करें तो हम उनसे दो हाथ करने को तैयार हैं। लेकिन बार बार ये बात कहते हैं कि हम मुसलमानों के संरक्षण, जैसे हमारे भाई बोल रहे थे कि अब्बा कहने वाले, तो आप मुद्दे पे आके बात करो। आप इस तरीके के शब्द जो कहते हो, किसी को अब्बा, किसी को कुछ कहते हो, एलिगेशन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुद्दों के आप बात करें और मुद्दों पर अगर हमसे भिड़े आप, तो हम आपकी बात का जवाब देने को तैयार हैं, आपसे मुकाबला करने को तैयार हैं। फिर किसी को अब्बा कह देना, किसी को चोर कह देना, ये सब चीजें तो बड़ी ओछी होती हैं राजनीति में। हम विकास के मुद्दे पे काम करेंगे और विकास के मुद्दे पे अगला चुनाव भी लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। आखिरी बात लेते हैं सभी पार्टी के नेताओं से, एक बात लेते हैं। हम शुरू करते हैं कांग्रेस के। 2022 में आखिर चुनावी नैया को वो किस तरीके से पार करेंगे? 2022 में हम मुद्दा अपना महंगाई और बेरोजगारी का लेंगे। और जो 40% हमारी महिलाओं का घोषणा हुआ है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको लेकर के जो महिलाओं की स्कीम शुरू से चालू हुआ है और महिलाओं को जो सम्मान मिला है, उसी को लेकर के हम अपनी जो है सरकार बनाएंगे
और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2022 में सरकार बनाएंगे महिलाओं को आरक्षण के दम पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर। आप बताइए 2022 में किस तरीके का आप अपने चुनावी नैया को पार करने की कोशिश? हमारा पहला और आखिरी जो हमारा मकसद है वो है उत्तर प्रदेश का विकास। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करना और दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समाज हो या अति पिछड़ा जमात समाज हो, वो सब हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे अब तक जो आवेदन पत्र आए हुए हैं विधायकी के, उसमें तकरीबन 60% तक गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ सिर्फ मुस्लिम ही हैं, हमारे साथ गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे जो लोग हमको आज छूने तैयार नहीं है, रिजल्ट आने के बाद वो हैदराबाद में दारुसलाम में चक्कर लगाते नजर आएंगे। जो लोग अभी साथ में नहीं हैं, जो करीब नहीं बैठना चाहते हैं, वो 2022 के चुनाव परिणाम आने के बाद दारुल सफा जो हैदराबाद है वहां चक्कर लगाते नजर आएंगे। ये कहना है जो AIM पार्टी के जो युवा जिला अध्यक्ष है उनका। आप आखिरी बात बताइए कि 2022 में क्या बात रहेगी जिसको लेकर आप मुतमईन है कि 2022 में सरकार आपकी बनेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा जो परेशान महिलाएं हो चाहे किसान हो, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। चाहे तो हमारे साथ हम जो जिस मुद्दे पर सामने खड़े हैं कि किसानों की सुरक्षा, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और महिलाओं को जो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, और जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए हम उसी सब मुद्दे पर सबके सामने हैं। और हमें विश्वास है सबसे ज्यादा इसमें महिलाएं और किसान सामने आकर इस सरकार को पलटने का काम करेंगे। महिलाएं और किसान, इन दो लोगों के मुद्दे के ऊपर समाजवादी पार्टी इस बार 2022 के मैदान में होगी और ये इनका विश्वास है कि इन मुद्दों पर सरकार एक बार पलटेगी और ये सरकार यहाँ पर सत्ताहीन होगी। आप बताइए, तमाम तरीके के आरोप लगाए, आखिरी बात बताइए कि 2022 में क्या आखिर में आपके पास क्या है जिसकी वजह से आप मुतमईन है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनेगी? सुशासन, 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 सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ खड़े हैं और उस अंतिम व्यक्ति का उत्थान हुआ। जात, मजहब, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ना राजनीति की थी, ना हमने कभी भेदभाव किया, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो। और मैंने सारे धर्मों की स्वीकारता को लेकर भारत में जो सबके हित को लेकर बात की है आज तक, वह दल भारतीय जनता पार्टी है। एक परिवार है। स्वच्छ सरकार का हमने वादा किया था, न भ्रष्टाचार, हम देंगे स्वच्छ सरकार। आज गुंडा माफियाओं का सबका सफाया हुआ है। लोगों को भी डर है कि हम जेल से बाहर निकलेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। इस तरह से योगी और मोदी जी का शासन चल रहा है और भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इसी दम पर 2022 में हम पुनः सरकार बनाएंगे। बीजेपी का मानना है कि सुशासन, 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 उसी की बुनियाद के ऊपर ये सरकार बनाएंगे 2022 में। हमने आपको तमाम पार्टी के नेताओं से बात करी, क्योंकि जिस तरीके से हमारा आज का प्रोग्राम है भौकाल टाइट, आप जनता देखेगी कि जो बात है उसमें 2022 में किसका भौकाल टाइट करती है। सभी का धन्यवाद। के न्यूज के लिए आमिर रजा। हर जगह महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी, पूरी तरीके से किसानों के साथ पार्टी खड़ी रहेगी। हमने लोगों को रोजगार दिया, वो रोजगार खत्म कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ईमानदार है लेकिन गवर्नेंस नहीं है। ऑक्सीजन की देखिए मशीनरी है। यादव जी के आदेश पे हम सारे लोग सिर के बल खड़े हुए थे। अगर एक भी दूसरी पार्टी के लोग कुछ बांटते हुए दिख जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे अगर आप हिंदू वोट से जीत सकते हो तो आप जीत लो। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं।